हेलो दोस्तों। आज हम बिगिनर्स के लिए जो भी एमपीपीएससी की जो प्रिपरेशन है वो शुरू करने वाले हैं 2025, 26, 27 में जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उन लोगों के लिए एमपीपीएससी की पूरी स्ट्रेटजी के बारे में यहाँ पर इस वीडियो में देखेंगे। इसमें अलग अलग जो डाउट्स आते हैं बच्चों के मन में, जैसे पैटर्न और सिलेबस, कोचिंग ज़रूरी है कि नहीं है, बुक लिस्ट एंड रिसोर्सेज के बारे में क्या फॉलो हमको करना चाहिए, स्ट्रेटजी किस प्रकार की हमारी रहनी चाहिए, प्री और मेंस की प्रिपरेशन हम एक साथ कैसे कर सकते हैं, क्या हमारा बेहतर शेड्यूल होना चाहिए, पीवाईक्यूज़ और टेस्ट सीरीज़ का यूज़ हमको कैसे करना है, रिवीजन हमको कैसे करना है, कब करना है, कितने घंटे हमको पढ़ना चाहिए और पंचवर्षीय योजना के दुष्चक्र में हमको नहीं फंसना है, इसीलिए हम कितनी जल्दी इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकें, इन सभी टॉपिक्स के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, नए बच्चों के लिए रहेगा ये वीडियो ज़्यादातर, लेकिन जो पुराने बच्चे हैं उनको भी अगर कोई डाउट है तो वो भी इस वीडियो को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पैटर्न के बारे में। आप सभी को इतना तो अंदाज़ा होगा ही सही कि ये जो एग्ज़ाम है ये 3 चरण की होती है, जिसमें जो पहली परीक्षा होती है उसको प्रारंभिक परीक्षा यानी प्रीलिम्स कहते हैं। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं, ओएमआर शीट आधारित ये पेपर होते हैं। एक जो परीक्षा है इसमें प्रारंभिक परीक्षा, इसमें 2 पेपर होते हैं। जो GS1 का पेपर होता है ये सामान्य अध्ययन का होता है और इसमें 2 घंटे आपको दिए जाते हैं। 200 अंक का प्रश्न पत्र होता है और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता है, यानी कुल मिला के 100 प्रश्न आते हैं। ये बात हुई GS1 की। ठीक है, अब GS2 की बात करते हैं। GS2 CSET होता है, यानी सामान्य अभिरुचि परीक्षण। ये भी 200 अंक जो है आपको, इस पेपर का भी 200 अंक का पेपर होता है। 2 घंटे का पेपर होता है, 100 प्रश्न यहाँ पर आते हैं और यहाँ भी बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुविकल्पी मतलब एक प्रश्न के आपको 4 ऑप्शन दे के रखेंगे, जिसमें से सही एक या एक से अधिक होने की संभावना है। चूँकि एक ही सही होता है ऑप्शन तो, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि एमपीपीएससी कोई प्रश्न डिलीट कर देती है या फिर एक से अधिक उत्तर मान लिया जाता है, तो उस जो कंडीशन है उसमें एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। डिलीट अगर कोई क्वेश्चन होता है तो उसका क्या होता है, कई बच्चों के मन में ये डाउट आता है कि अगर मैंने कभी कोई प्रश्न मान लो किया, या मैंने वो स्किप कर दिया, या मैंने गलत कर दिया, या सही कर दिया, ये 3 कंडीशन बनती है, या तो मैंने स्किप कर दिया, या सही कर दिया, या गलत कर दिया। तो अगर कोई प्रश्न डिलीट होता है तो क्या मुझे उसके लिए नंबर मिलेंगे? तो तीनों ही कंडीशन में अगर कोई प्रश्न डिलीट होता है तो उसके जो अंक है 2 अंक आपको दे दिए जाएंगे। अगर कोई प्रश्न एमपीपीएससी डिलीट करता है तो उसका नया रूल ये है कि उसके अंक सभी बच्चों में वितरित कर दिए जाएंगे, चाहे आपने उस प्रश्न को अटेम्प्ट किया हो, या गलत किया हो, या फिर सही किया हो, या अटेम्प्ट नहीं किया हो, है ना। ये डिलीट की बात हो गई। GS1 और GS2 प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर होते हैं। अगर आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका जो कट ऑफ बनेगा वो केवल GS1 से ही बनेगा और GS2 आपके लिए क्वालिफाइंग रहेगा। क्वालिफाइंग का क्या मतलब है? क्वालिफाइंग का मतलब होता है कि जो UR कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके लिए 40% मार्क्स चाहिए रहते हैं। 40% यानी 80 मार्क्स, 200 का 40% निकालोगे तो 80 आएगा। और बाकी सभी कैटेगरी के लिए, चाहे वो EWS हो, चाहे वो OBC हो, चाहे वो SC हो, चाहे ST, या चाहे दिव्यांगजन हो, ठीक है, इन सभी के लिए 30% जो है क्वालिफाइंग मार्क्स CSET में रहेंगे, है ना। तो ये हो गई CSET की बात कि CSET में क्वालिफाइंग अंक कितने होते हैं। अब ये जो CSET में क्वालिफाइंग अंक हमने देखे, अगर इतना अंक आप स्कोर करते हैं तभी आपके GS1 के नंबर काउंट होंगे। जो मेरिट बनेगी, जो रिजल्ट बनेगा वो तो GS1 से ही बनेगा, लेकिन CSET में इतने मार्क्स आपके आने चाहिए तभी जाके GS1 आपका क्लियर माना जाएगा। अगर आपने CSET क्लियर नहीं किया तो आप अगर GS1 में 100 में से 100 प्रश्न भी सही कर दे तो भी आप फेल ही माने जाएंगे। लेकिन वहीं अगर हम स्टेट फॉरेस्ट सर्विस की बात करते हैं तो स्टेट फॉरेस्ट सर्विस में जो कट ऑफ बनता है वो GS1 और GS2 दोनों को मिला के बनता है, यानी CSET और GS1 दोनों को मिला के बनता है। यानी अगर आप स्टेट फॉरेस्ट सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर आप साइंस बैकग्राउंड के हैं तो आपको GS1 और GS2 दोनों ही पेपर के लिए बेहतरीन तैयारी आपको करनी पड़ेगी, है ना। ये बात हमने प्रीलिम्स की कर ली, प्रीलिम्स के पैटर्न की कर ली, प्रीलिम्स के 2 पेपर की बात कर ली हमने। अब हम पैटर्न में नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो पैटर्न में ये है कि पहला प्रारंभिक परीक्षा हो गई, दूसरा हमारी होती है मेंस, है ना। आप इसके पहले कि मैं आगे वीडियो को कंटिन्यू करूं, आप एक पेज ले लो साथ में और एक अपनी पेन ले लो, ठीक है, और साथ में मैं जो भी चीज़ें बताता जा रहा हूँ यहाँ पर वो चीज़ें नोट करते जाओ, ताकि आपको जो है बाद में दिक्कत ना आए, वीडियो को बार बार आपको ना देखना पड़े, है ना।
दूसरा आपका मुख्य परीक्षा का चरण होता है, यानी आपकी प्रीलिम्स की परीक्षा हुई, उसका रिजल्ट आ गया है ना। रिजल्ट के बाद क्या हुआ कि रिजल्ट के बाद 20 गुना बच्चे सिलेक्ट होते हैं पोस्ट के, यानी अगर 100 पोस्ट है तो उसके 20 गुना यानी 2000, और समान अंक वाले भी। समान अंक वाले मतलब अगर कट ऑफ 78 है तो 78 अंक पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं उन सभी को सिलेक्ट किया जाएगा, है ना। तो समान अंक वाले और जितने भी बच्चे और उसके अबव कट ऑफ के नंबर लेके आए हैं वो, इस प्रकार से पद के 20 गुना जो विद्यार्थी वो मुख्य परीक्षा में शामिल होते हैं। और मुख्य परीक्षा का जब रिजल्ट आता है तो जो पद होते हैं उसके 3 गुना अभ्यर्थी इंटरव्यू में शामिल होते हैं, और फिर इंटरव्यू के बाद जितनी पोस्ट होती है उतने बच्चे सिलेक्ट होते हैं। आपकी जो मेंस होती है वो सब्जेक्टिव होती है, और इसमें आपको लिखना पड़ता है, कॉपी आती है उसमें आपको लिखना पड़ेगा, और 6 पेपर होते हैं, और लगातार 6 पेपर होते हैं, प्रत्येक दिन आपके पेपर होता है, ठीक है। इसमें हम देखते हैं कि पेपर किस प्रकार के होते हैं, पैटर्न में हम आगे बढ़ते हैं मेंस के ही पैटर्न में। तो मेंस के पेपर में, मेंस के जो पैटर्न है उसमें 6 पेपर होते हैं। जो सामान्य अध्ययन प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, जो शुरू के 4 पेपर है उनमें 2 खंड पाए जाते हैं, खंड आ और खंड बा। दोनों की कॉपी आपके पास अलग अलग दे दी जाएगी, दोनों की कॉपी पन्नी में पैक होके बंद रहती है, आपको एक साथ दोनों कॉपी दे दी जाती है, आप जब चाहें उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब GS1, GS2, GS3, GS4 की हम बात करें तो इसमें 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। इसके पहले 2024 के सिलेबस के पहले केवल पेपर 1, 2, 3 में ही 2 पार्ट हुआ करते थे, पेपर 4, 5, 6 में 2 पार्ट नहीं हुआ करते थे, केवल एक ही पार्ट हुआ करता था। लेकिन इस बार से थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है और एथिक्स वाला पोर्शन में भी जो है 2 पार्ट कर दिए गए हैं। शुरू के जो 4 पेपर है वो 300 अंक के होते हैं, यानी प्रत्येक पार्ट आपका 150 अंक का रहेगा। और जो आखिरी के चौथा और पाँचवा जो पेपर है ये एक 200 अंक का रहेगा। चौथा वाला पेपर, ये जो 5 वाला पेपर है, शुरू के 4 पेपर तो 300 अंक के रहेंगे, प्रत्येक पार्ट 150 अंक का। 5वां पेपर आपका 200 अंक का रहेगा, और छठा पेपर आपका 100 अंक का रहेगा, है ना। इस कुल मिला के अगर हम बात करें तो 1500 अंक का आपका पेपर होगा। अवधि की बात करते हैं तो शुरू के जो 4 पेपर हैं जो 300 अंक के रहेंगे, ये 3 घंटे के रहेंगे, और जो 5वां पेपर है वो 2 घंटे का, और जो छठा पेपर है ये 2.5 घंटे का रहेगा। शुरू के 4 पेपर आप मेंस में हिंदी अथवा अंग्रेजी में किसी में भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको 5वां और जो छठा पेपर है वो केवल हिंदी में ही लिखना पड़ेगा। कुल मिला के 1500 अंक का पेपर रहेगा मेंस का। प्री और मेंस दोनों के पैटर्न की हमने बात करी। अब हम बात करते हैं साक्षात्कार की। तो आपका 185 अंक का साक्षात्कार होगा, यानी कुल मिला के 1500 और 185 यानी 1685 अंक के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी, और उसके आधार पे जो है आपकी डिसाइड होगी कि आपको कौन सी पोस्ट मिल रही है, या मिल भी रही है कि नहीं मिल रही है ना। तो ये पैटर्न हो गया हमारा पेपर, प्रारंभिक परीक्षा, मेंस और जो है आपका इंटरव्यू। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिलेबस की, ठीक है, कि सिलेबस किस प्रकार से हमारा रहेगा प्रीलिम्स और मेंस का। देखिए जो मेंस का सिलेबस है और बुक लिस्ट है ये मैंने बहुत डिटेल से, हालांकि मैंने प्रीलिम्स का भी बताया था, लेकिन मैं प्रीलिम्स का एक बार और यहाँ पर आपको शॉर्ट में बता दूंगा। लेकिन मेंस के लिए मैंने डेडिकेटेड तरीके से एक प्लेलिस्ट तैयार कर रखी है, वहाँ पे आप जाइए। मेंस में आपको पार्ट वाइज आपको क्या पैटर्न रहेगा, दूसरी बात क्या उसका सिलेबस है, और उसके लिए क्या बुक लिस्ट और रिसोर्सेज आपको फॉलो करने चाहिए, ये मैंने वहाँ पर सब कुछ बता रखा है। प्रीलिम्स की बात करते हैं। प्रीलिम्स में 10 यूनिट होती है, और जिसमें से लगभग 3-3.5 यूनिट जो है वो MPGK की है और बाकी अदर चीज़ों की है। पहला जो यूनिट है भारत का इतिहास, इसमें जो शुरू के 2 टॉपिक हैं ये आप लूसेंट से वो कवर कर सकते हैं, बहुत अच्छे से यहाँ पर दे रखा है। तीसरा जो टॉपिक है भारत की सांस्कृतिक विरासत, कला, प्रारूप, साहित्य, पर्व एवं उत्सव, ये SMJ यानी जो सत्यमेव जयते कोचिंग है उसके नोट्स, या फिर नितिन सिंघानिया, इनसे आप कवर कर सकते हैं। इसको नितिन सिंघानिया को आप सेलेक्टिवली पढ़ना, काफ़ी बड़ी बुक है तो पूरी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, केवल यही वाले टॉपिक कला प्रारूप यानी कि स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला ये, और साहित्य, पर्व और उत्सव, ये आपको पढ़ना है। चौथा टॉपिक सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन, इसके लिए आप स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं। स्पेक्ट्रम की जो आधुनिक भारत का इतिहास आती है इसमें से वो पढ़िए आप। इससे 1 से 2 क्वेश्चन हर साल आते हैं, तो इस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से नोट्स के फॉर्म में कवर कर लीजिए, है ना। नेक्स्ट स्वतंत्रता संघर्ष एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए आप लूसेंट पढ़ लो, और नेक्स्ट जो टॉपिक है स्वतंत्रता के पश्चात भारत के एकीकरण और पुनर्गठन, इसके लिए भी आप लूसेंट पढ़ सकते हैं।
ये जो आखिरी वाला टॉपिक है इसमें लूसेंट में जो हिस्ट्री वाला है वो तो पोर्शन आपको पढ़ना ही है, लेकिन ये जो पुनर्गठन वाला चैप्टर है ये लूसेंट में ही पॉलिटी वाले सेक्शन में दे रखा है, तो ये वहाँ से देख लेना आप। नेक्स्ट मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य, ये दूसरी यूनिट है, इसमें आप परीक्षा धाम से पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे से इन्होंने दे रखा है। थर्ड यूनिट भारत का भूगोल है। भारत के भूगोल में पहला टॉपिक लूसेंट से, दूसरा टॉपिक विजन आईएएस के नोट्स से, और तीसरा भी, ठीक, और चौथा भी है ना। लेकिन चौथा और पांचवा दोनों की अगर हम बात करें, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, यह भारत के भूगोल वाले में मिल जाएगा आपको विजन आईएएस के नोट्स। मैंने ये नोट्स हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें शेयर कर रखे हैं, वहाँ से आप देख लेना। पांचवा टॉपिक में आपको गूगल का सहारा लेना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि भारत में जो प्रमुख चक्रवात आए हुए हैं इनके बारे में आपको लेटेस्ट में करंट अफेयर से प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि इस बार भी उन्होंने प्रश्न पूछा था कि जो तोकते चक्रवात था वो कहाँ आया है, तो करंट अफेयर्स का प्रश्न था, उसी समय आया था ये। तो भारत में प्रमुख चक्रवात के बारे में आपको गूगल करना पड़ेगा। बाकी जो प्राकृतिक खतरे और आपदाएं हैं इनके बारे में निर्माण है, इसकी एक पीडीएफ है, वो पीडीएफ आप मैं टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से वो देख लेना। नेक्स्ट जनगणना वाला टॉपिक है, ये आप लूसेंट से पढ़ सकते हैं, और लूसेंट से ही पढ़ना है इसको, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन जाता है, ठीक है। चौथा मध्य प्रदेश का भूगोल, ये परीक्षा धाम और मुकेश महेश्वरी दोनों बुक का आपको सहारा यहाँ पर लेना है। भारत एवं मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था, इसमें जो शुरू के टॉपिक हैं ये जो भारत की राज्य व्यवस्था की बात करते हैं ये आपको लक्ष्मीकांत से पढ़ना है, और नीचे जो दिया रखा है मध्य प्रदेश की जो राज्य व्यवस्था है इसके लिए आपको निर्माण आईएएस पढ़ना है। भारत एवं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, ये निर्माण आईएएस से आप पढ़ना, बहुत अच्छे से दे रखा है इन्होंने। साथ में ही आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने एमपी का जो न्यू इकोनॉमिक सर्वे है वो शेयर किया था, वहाँ से भी आपको कुछ फैक्ट वहाँ पे देखने हैं। 7वीं यूनिट विज्ञान पर्यावरण एवं स्वास्थ्य, इसके लिए आप परीक्षा धाम की बुक पढ़ सकते हैं। 8वीं यूनिट करंट अफेयर्स से, इसमें एमपी और भारत दोनों का करंट अफेयर्स आता है, इसके लिए आप परीक्षा धाम की बुक जरूर पढ़ो। 9वीं यूनिट यानी आईसीटी के लिए भी आप परीक्षा धाम की बुक पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरा बोलना ऐसा है आपको कि जो ई गवर्नेंस वाला है इसके लिए आप एनसीईआरटी जरूर पढ़ना है ना, एनसीईआरटी में से प्रश्न ई गवर्नेंस के लिए आते हैं। 10वां जो यूनिट है ट्राइबल्स वाला, उसके लिए आप निर्माण आईएएस की पढ़ सकते हैं, या फिर आप एक ग्वालियर में कोचिंग है हॉर्नबिल क्लासेस, तो हॉर्नबिल क्लासेस की एक जनजाति के नोट्स हैं, मैंने हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर रखे हैं, वो भी बहुत बढ़िया है, फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए कोचिंग पढ़ाते हैं, तो ये फ्री में अवेलेबल है पीडीएफ, वहाँ से देख लेना। सीसेट की बात करते हैं। सीसेट के सिलेबस में मेनली मैंने जो राइट साइड में यहाँ पर दे रखा है पैराग्राफ, रीजनिंग, मैथ्स, हिंदी, संचार कौशल और प्रॉब्लम सॉल्विंग और नेतृत्व क्षमता, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। पैराग्राफ के लिए तो सिंपल पैराग्राफ आते हैं, आप रीडिंग करेंगे तो काम हो जाएगा आपका। रीजनिंग आप जो है रीजनिंग और मैथ्स आप आरएस अग्रवाल से या फिर जो है रीजनिंग आर्यंत की कोई भी बुक उठा लो, इतनी ज़्यादा कठिन रीजनिंग तो आती नहीं है। हिंदी के लिए आप लूसेंट की जो हिंदी वाली बुक आती है वहाँ से पढ़ लो आप, इसमें पर्यायवाची और विलोम शब्द और शुद्ध अशुद्ध शब्द ज़्यादातर यही आते हैं। संचार कौशल के लिए मैंने पीडीएफ शेयर कर रखी है, एनसीईआरटी की प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए भी कर रखी है। और नेतृत्व क्षमता तो देखो वो तो आप में जो विकास हुआ है नेतृत्व क्षमता का, उसी आधार पर आप प्रश्न हल कर पाएंगे, है ना। नेक्स्ट हम मेंस के सिलेबस की बात करते हैं शॉर्ट में, कि जो पार्ट ए है आपका पेपर 1 का वो इतिहास है, पार्ट बी भूगोल है ना, ये पेपर 1 हुआ। पेपर 2 में पार्ट ए राजनीति विज्ञान, पेपर जो 2 का पार्ट बी है उसमें समाजशास्त्र, पेपर 3 का पार्ट ए में अर्थशास्त्र और पार्ट बी में विज्ञान, तकनीकी एवं जनस्वास्थ्य, पेपर 4 में पार्ट ए में एथिक्स, लोक प्रशासन और पार्ट बी में एंटरप्रेन्योरशिप, मैनेजमेंट और पर्सनालिटी डेवलपमेंट और केस स्टडी, ये वाला पोर्शन। 5वें पेपर में सामान्य हिंदी और व्याकरण, और 6ठे पेपर में हिंदी निबंध एवं प्रारूप लेखन। ये मैंने इनके बारे में डिटेल से बता रखा है सिलेबस में, क्या कौन सी चीज़ कहाँ है, क्या पढ़ना है, तो ये वहाँ से देख लेना आप। हमने पैटर्न और सिलेबस की यहाँ पर बात कर ली, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे कि क्या कोचिंग ज़रूरी होती है। देखिए कोचिंग हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी नहीं है, अगर आप सेल्फ से स्टडी कर पा रहे हैं तो आपके लिए बिल्कुल कोचिंग ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप घर पे रह के प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हैं तो मेरा मानना ऐसा है कि आपको फिजिकली कोचिंग अटेंड करनी चाहिए, जाके कोचिंग आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी कोचिंग वाले ऐसा कुछ पढ़ाते नहीं है जो आप स्वयं नहीं पढ़ सकते हैं, बाकी सभी स्टैंडर्ड बुक्स तो आपको कोचिंग में जाने के बाद भी पढ़नी पड़ेगी, तो कोचिंग ज़्यादा ज़रूरी नहीं है ना। कोचिंग के बिना भी सिलेक्शन हो सकता है, मेरा भी हुआ है, बाकी बच्चों का भी हो ही रहा है, बहुत कम बच्चे ऐसे जो कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं। कोचिंग
की दिक्कत ये है कि एक तो कोचिंग वाले इंदौर में जो है प्रीलिम्स स्पेसिफिक पढ़ाते हैं, मेंस के लिए ज़्यादा कोई प्रिपरेशन कराता नहीं है ना। और दूसरी बात ये है कि प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करा रहे हैं तो भी सिलेबस पूरा नहीं करा पा रहे हैं, नोट्स ऐसे देते हैं वो उनको पढ़ लो तो फिर सिलेक्शन तो छोड़ो, ज़िंदगी में कभी सिलेक्शन नहीं हो। तो ऐसी कोई कोचिंग ढूंढना, अगर ढूंढो भी तो जिनकी क्रेडिबिलिटी हो, जो सिलेबस कवर कराते हो, पूरा सिलेबस उन्होंने पहले कराया हो, है ना। वो तो कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन जिसने पहले सिलेबस कराया उसी से आप बात करना, है ना। तो कोचिंग ज़रूरी है, ये आपके पर्सपेक्टिव से डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है कि आपको ज्वाइन करनी चाहिए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन स्टैंडर्ड बुक तो आपको उसके बाद भी पढ़नी पड़ेगी, और आपको नहीं करना है तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट 4 में बुक लिस्ट एंड रिसोर्सेज के बारे में प्रीलिम्स तो मैं बता ही चुका हूँ, और मेंस के लिए मैंने डेडिकेटेड तरीके से प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ से देख लेना। मेन मैं ये बता दूँ आपको, मेंस में अगर कोई बुक लिस्ट, देखो प्रीलिम्स में भी मैं परीक्षाधाम और निर्माण आय स्पेशली फोकस करता हूँ, क्योंकि ये ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देते हैं, है ना। बाकी बुक्स ऐसी है कि उनमें गलतियाँ बहुत हैं, और अगर एक भी क्वेश्चन ऐसा आया और आपने उसको गलत मार्क कर दिया किसी गलत नोट्स को पढ़ने की वजह से, आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। पूरी ज़िंदगी आप उस बुक को कोसोगे, लेकिन उससे कुछ फ़ायदा तो निकलेगा नहीं, अगर फेल तो फेल ही होता है ना। तो ऑथेंटिक सोर्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो निर्माण और परीक्षाधाम ज़्यादा ऑथेंटिक सोर्स है, तो इसीलिए मैं ऑथेंटिक सोर्स पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। मेंस के लिए मैं आपको बता देता हूँ ऊपर से कि आकार आईएएस एक तो, ठीक है। उसके बाद आपकी एक निर्माण आईएएस है ना, निर्माण आईएएस, आकार आईएएस, आई मैग्नस, है ना। इनके नोट्स आप ज़्यादा प्रेफर करना, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रेटजी की बात हम करते हैं। देखिए प्रीलिम्स और मेंस जो है आपको एक साथ पढ़ना है जब तक कि आपका नोटिफिकेशन नहीं आता है। तो जो हमारी स्ट्रेटजी रहेगी वो कैसे रहेगी, देखिए ये थोड़ा वीडियो बड़ा होने वाला है, तो इसको आप ना आराम से देखना, है ना। स्ट्रेटजी के लिए हम क्या करेंगे कि जब हमारा नोटिफिकेशन आएगा, संभवतः ये नोटिफिकेशन आएगा आपका अक्टूबर या फिर नवंबर दिसंबर तक। तो जो नोटिफिकेशन आएगा, मान लीजिए वो आया आपका नवंबर में, है ना, तो आप नवंबर तक क्या कीजिए कि आप प्रीलिम्स और मेंस की दोनों की साथ में प्रिपरेशन कीजिए, है ना, प्रीलिम्स और मेंस की। और जब नोटिफिकेशन आ गया, है ना, उसके बाद आप क्या कीजिए कि आप प्रीलिम्स पर फोकस को बढ़ाइए, है ना। तो प्रीलिम्स पर फोकस कब बढ़ाना है आपको, नोटिफिकेशन आने के बाद। इस फोकस बढ़ाने का क्या मतलब है, फोकस बढ़ाने का मतलब ये है कि आपको ज़्यादातर जो है प्रीलिम्स ही पढ़ना है, और आपको दो चीज़ों पर फोकस करना जब नोटिफिकेशन आपका आएगा तब। पहला फोकस आपका रहेगा रिवीजन पे, कि आपको कंटिन्यूसली रिवीजन करना है। दूसरा जो फोकस रहेगा आपका प्रैक्टिस पे रहेगा, है ना। ये दो पर आपको फोकस बढ़ाना है, और साथ में जो है आप प्रीलिम्स की फोकस कीजिए पढ़ाई का। लेकिन जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक क्या करेंगे, तो तब तक प्रीलिम्स और मेंस दोनों को साथ मिलेंगे। लेकिन मेंस का जो पेपर 4, 5 और 6 है, इसको आप मत पढ़िए अभी, है ना, क्योंकि ये प्रीलिम्स में आपका बिल्कुल योगदान नहीं देगा। पेपर 4 एथिक्स और एंटरप्रेन्योरशिप, पेपर 5 हिंदी, और पेपर 6 जो है वो निबंध और पत्र लेखन, ये प्रीलिम्स में योगदान नहीं देगा। लेकिन जो पेपर 1, 2 और 3 है, ये आप पढ़िए मेंस के लिए, और अच्छे से पढ़िए इसको, क्योंकि ये प्रीलिम्स में भी आपका योगदान देगा। मैं प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी करने का क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे दो कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि आपकी मेंस कंप्लीट होगी, और मेंस अगर कंप्लीट होगी तो प्रीलिम्स आप देने जब जाएंगे तो आप कॉन्फिडेंस से फिलअप रहेंगे कि हाँ मेरी मेंस की प्रिपरेशन है। दूसरी बात यह है कि जो बच्चे 4 से 5 प्रश्न से रह जाते हैं, यानी जिसके मान लो 70 से 75 सही हो रहे हैं और 80 के लगभग जो है वो कट ऑफ अगर जा रहा है, तो वो बच्चे जो रह जाते हैं वो 4 से 5 जो क्वेश्चन है वो आपका मेंस कवर यहाँ पर करा देती है। क्योंकि आप जब मेंस की प्रिपरेशन करते हैं तो अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं आप, है ना, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करते हैं, तो चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से याद हो जाती है। क्योंकि प्रीलिम्स में तो 4 ऑब्जेक्टिव दिखते हैं आपको, 4 ऑप्शन दिखते हैं, लेकिन मेंस में तो दिखता नहीं है। तो मेंस में तो आपको याद करना ही पड़ेगा। तो किस प्रकार से मेंस योगदान देती है प्रीलिम्स में, ये मैंने आपको बताया। मेंस की आप प्रीलिम्स और मेंस की अभी प्रिपरेशन कीजिए, जब आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा तो आप रिवीजन और प्रैक्टिस फोकस करना। बात हमने स्ट्रेटजी की कर ली, नेक्स्ट हम शेड्यूल की बात करते हैं। आपका शेड्यूल किस प्रकार से रहना चाहिए। देखिए जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक आपका शेड्यूल किस प्रकार से रहना है, इसकी हम बात करेंगे कि हमको प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी किस प्रकार से करनी चाहिए। देखिए सुबह आप क्या कीजिए कि 6 से 8 बजे तक आप पढ़िए एमपीजी के, ये आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों में फोकस करेगा। और एमपीजी के साथ में आप इकोनॉमिक सर्वे को ले लीजिए,
ताकि आपका जो अर्थव्यवस्था वाला चैप्टर है वो और बाकी सभी यूनिट्स में भी इकोनॉमिक सर्वे मध्य प्रदेश का जो है वो योगदान देता है। फ्री में PDF अवेलेबल, इसको आप इंक्लूड कीजिए 6 से 8 के बीच में। 8 से 11 आप पेपर 3 पढ़िए मेंस का, ठीक है। पेपर 3 रेगुलर पढ़ने का इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पेपर 3 मेंस में भी बहुत ज़्यादा योगदान देता है सिलेक्शन में, और दूसरा पेपर 3 का बहुत सारा सिलेबस जो है प्रीलिम्स में भी आता है। उसके बाद आप 12 बजे से लेके तो 3 बजे तक जो है आप यूनिट 7, यूनिट 9 और यूनिट 10 प्रीलिम्स की, 7 यानी जो मिश्रित यूनिट है, 9 जो ICT है और 10 जो ट्राइबल्स है, ये पढ़िए। 3 बजे से लेके तो 6 बजे तक आप पेपर 1, और जब पेपर 1 मेंस का ख़त्म हो जाता है तो आपको पेपर 2 को यहाँ पर देना है समय, है ना। उसके बाद आप 6 बजे से लेके तो 10-11 बजे तक जब तक आप सोते हैं तब तक आपको इतिहास, जो भारत का इतिहास है वो, जो भारत का भूगोल है वो, और जो भारत की राजनीति है ना, राज्य व्यवस्था जिसे हम कहते हैं, और अर्थव्यवस्था, ये वाला पोर्शन हमको पढ़ना है। ये आपका शेड्यूल होना चाहिए। इसमें जो बीच बीच का समय मिल रहा है इसमें आपको 2 चीज़ें करनी है। पहला तो आपको जो है रिवीजन करना है ना, जब भी आपको समय मिलता है थोड़ा बहुत 1 से 1.5 घंटा जो है आपको रिवीजन के लिए निकालना है। और बाकी अगर आपको समय मिलता है तो आप प्रैक्टिस ज़रूर करो, आधा घंटा से लेके 1 घंटा तक प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में क्या करना है आपको, देखो नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वही है, लेकिन मैंने एक चीज़ यहाँ पर मिस कर दी थी। देखो स्ट्रेटजी में हमने एक चीज़ मिस करी है। क्या मिस किया है मेरे को अभी ध्यान आया था लेकिन मैं अभी वापस भूल गया। तो शेड्यूल हमने देख लिया कि शेड्यूल इस प्रकार से हमारा रहेगा, और ये भी देख लिया हमने स्ट्रेटजी हमको किस प्रकार प्रिपरेशन करनी है। हाँ, इसमें एक बात मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो प्रीलिम्स का पेपर 1, 2, 3 है, इसमें उस पोर्शन पे आप ज़्यादा फोकस करना जो कि प्रीलिम्स और मेंस में बराबर है एकदम। जैसे मैं बताऊँ आपको कि पेपर 1 तो पूरा का पूरा जो है वो मेंस में भी आता है, प्रीलिम्स में भी आता है, लेकिन पेपर 2 का जो समाजशास्त्र वाला पोर्शन है वो मेंस में आएगा, प्रीलिम्स में उसकी संभावना कम है। वहीं अगर मैं इसकी बात करूं पेपर 3 की, तो पेपर 3 तो लगभग पूरा ही आपका प्रीलिम्स और मेंस में आएगा, है ना। तो ये हमने दोनों की बात करी, शेड्यूल और स्ट्रेटजी की। नेक्स्ट हम PYQs और टेस्ट सीरीज़ की बात करेंगे। देखिए PYQs बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि आपको PYQ जो है वो आपके मार्गदर्शन का काम करता है। अब जब हम कभी भी प्रिपरेशन करते हैं तो PYQ का उपयोग हमको किस प्रकार से करना है मैं इसके बारे में बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपने 6 से 8 बजे के बीच में MPGK यहाँ पर पढ़ा, और आप MPGK में पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश का भूगोल, है ना, मध्य प्रदेश का भूगोल। तो आप क्या कीजिए कि सबसे पहले जो परीक्षा धाम की ऑब्जेक्टिव वाली बुक आती है MPGK की, जिसमें प्रीवियस ईयर प्रश्न भी दे रखे हैं और ऑब्जेक्टिव्स भी दे रखे हैं जो संभावित है, उसको लीजिए। जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, जैसे मान लो आपने पढ़ा जनगणना वाला टॉपिक यहाँ से पढ़ रहे हैं आप, तो पहले आप ये देखिए कि जनगणना से किस प्रकार के प्रीवियस ईयर प्रश्न आए हैं। प्रीलिम्स में भी देखिए, जैसे प्रीलिम्स अगर पढ़ रहे हैं तो प्रीलिम्स के देखिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कौन सा आया है। अगर मेंस पढ़ रहे हैं तो मेंस के अनसोल्ड की, निर्माण IAS की, या किसी की भी कोई बुक आती है मार्केट में वो ले लेना। और कोई भी मेंस की अगर यूनिट पढ़ रहे हो आप, जैसे मान लो पेपर 1 की यूनिट 1 पढ़ रहे हो, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के ज़रूर देखो कि यूनिट 1 से कौन कौन से प्रश्न आए हैं आप तक। क्यों? क्योंकि आपको आयाम का पता चलेगा, आपको डायमेंशंस का पता चलेगा, आपको ये भी पता चलेगा कि मुझे किस टॉपिक को कितना डीप में स्टडी करना है। तो PYQ ऐसे काम करना है और इस प्रकार से हमको PYQ का उपयोग करना है। आपको प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज़ की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है ना, प्रीलिम्स की, क्योंकि मार्केट में कोई अच्छी टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है ही नहीं। तो PYQs की बात हम करें, मैं ज़रूर लॉन्च करने की सोच रहा हूँ। जब प्रीलिम्स आएगी तब मेरी खुद की टेस्ट सीरीज़ लॉन्च करूँगा, तब मैं बोलूँगा उसको कि आप उसको ज़रूर ज्वाइन करना। लेकिन तब तक आप जो है PYQs पर फोकस कीजिए कि जो PYQs है आपके, उसमें आपको प्रीलिम्स और मेन दोनों के PYQ सॉल्व करने हैं और वहीं से आप प्रैक्टिस कीजिए, है ना। PYQ जैसे MPGK का तो मैंने बता दिया कि ऑब्जेक्टिव वाली बुक आती है उसको खरीद लो, लेकिन बाकी के लिए क्या करोगे? तो बाकी के लिए जो स्टैंडर्ड बुक्स आप पढ़ रहे हो, मैंने जो बताई स्टैंडर्ड बुक्स, आप क्या कीजिए कि वहाँ से आप जो है देखिए उनके, क्योंकि जैसे निर्माण की आप ट्राइबल्स वाली यूनिट पढ़ रहे हैं तो उसमें प्रत्येक टॉपिक के पीछे जो भी प्रश्न आए हुए हैं आज तक वो सब वहाँ पे दे रखे हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। साथ में आप क्या कीजिए कि जो MPPSC सिविल सर्विसेज तो लेती ही है, फॉरेस्ट सर्विसेज भी लेती है, इंजीनियरिंग सर्विसेज भी लेती है, इनके जो पेपर होते हैं इनमें भी 50 क्वेश्चन जो हमारा सिलेबस है उसी के आते हैं। तो आप वो 50 क्वेश्चन भी देखिए, क्योंकि वो भी क्वेश्चन रिपीट होकर हमारे सिविल सर्विसेज वाले में आते हैं, और ऐसा मैंने कई बार देखा है। तो आप उसको प्रैक्टिस में उपयोग में ले सकते हैं। आपका एक ही सोर्स होना चाहिए प्रैक्टिस का, वो है MPPSC के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस।
रिवीजन की बात करें तो रिवीजन 3 प्रकार का होता है। एक रिवीजन होता है डेली रिवीजन, जिसमें आपको 1 से 1.5 घंटा देना है। एक रिवीजन होता है आपका हफ्ते में, जिसमें आप संडे को रिवीजन कीजिए। और एक होता है रिवीजन 15 दिन में। अगर 3 बार आपने रिवीजन कर लिया तो आपको लगभग 70 से 80% जो चीज़ें हैं वो याद होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो रिवीजन आप डेली कीजिए, इसमें आपका समय बचेगा। अगर आप 10-15 दिन कोई बुक नहीं पढ़ते हैं तो फिर उसको पूरी तरीके से भूल जाता है कोई भी व्यक्ति। तो इसीलिए आप रिवीजन पे फोकस कीजिए डेली। कितने घंटे पढ़ना है तो देखो, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, आप क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस कीजिए क्वांटिटी की बजाय। लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि आपको क्वालिटी के साथ कम से कम 8 से 9 घंटे पढ़ाई करनी चाहिए। ये बाद में कर रहा हूँ उनके लिए जो कि वर्किंग नहीं है और हाउसवाइफ नहीं है, तो उनको 8 से 9 घंटे पढ़नी चाहिए। वर्किंग और हाउसवाइफ के लिए 5 से 6 घंटे पढ़ना पर्याप्त है। ठीक है, उनको समय ही इतना मिलता है। क्योंकि पॉइंट 10 की बात करते हैं, पंचवर्षीय योजना का दुष्चक्र। ठीक है, ये क्यों मैंने ये शब्द इस्तेमाल किया, आप देख रहे होंगे कि आपके आसपास जितने भी प्रिपरेशन करने वाले हैं, कई बच्चे ऐसे हैं जो 4-4, 5-5 साल से प्रिपरेशन में लगे हुए हैं और ना तो उनकी प्री निकलती है और ना उनका मेंस निकलता है। ठीक है, जिसकी प्री निकल रही है उसका मेंस नहीं निकल रहा, जिसकी मेंस निकल रही है उसका इंटरव्यू नहीं निकल रहा। तो कुल मिला के बात ये है कि आपको इस जो पंचवर्षीय योजना का जो दुष्चक्र है इसमें नहीं फंसना है और आपको अच्छे से सीरियसनेस के साथ पढ़ाई करनी है। आपके माता पिता आपके ऊपर पैसे लगाते हैं। ठीक है, आपको मेहनत करनी चाहिए। आपको जो इंदौर, उज्जैन, दुनिया भर में लोग घूमते रहते हैं, टाइम पास करते रहते हैं, आपको ये बात का एहसास करना चाहिए कि आपका भविष्य किस प्रकार से आपको सुरक्षित करना है। ठीक है, कल से आपकी शादी भी होगी, कल से आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ भी बढ़ेंगी। तो आप कि कब तक आप दूसरों के सहारे बैठोगे? आप कभी ना कभी तो आपको सिलेक्शन लेना ही पड़ेगा। 4-4, 5-5 साल बच्चों को वहाँ पर हो जाते हैं, अपनी जवानी बर्बाद कर रहे हैं और दूसरी बात अपने माँ बाप के पैसे भी खर्च कर रहे हैं और अपना स्वयं का जीवन खराब कर रहे हैं, है ना। तो आपको टाइम पास नहीं करनी है वहाँ पे घूम घूम के आसपास। और ठीक है, और ये सब प्यार व्यार के चक्कर में मत पड़ना कोई भी। ठीक है, मैं ये ज्ञान इसलिए दे रहा हूँ आपको क्योंकि इस चक्कर में फंस के बच्चा बर्बाद हो जाता है और सबसे पहला जो अट्रैक्शन आता है बच्चे को यही आता है वो। तो फंसना ही नहीं है इसमें। ठीक है, आपको सिलेक्शन लेना है। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो 50 माँ बाप अपनी बच्ची का या अपने बेटे का आपसे सगाई करने के लिए बोलेंगे। और अगर आप बेरोज़गार रहेंगे ना तो आपकी तरफ कुत्ता भी नहीं देखेगा। ठीक है, ये मैं आपको इतनी रियलिटी बता रहा हूँ, मैं देखा हूँ क्योंकि ये रियलिटी, ठीक है, ये फैक्ट है ना। तो आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, सीरियसनेस के साथ पढ़ाई कीजिए। समय रहते 1, 2, 3 साल में आप जो है सिलेक्शन लीजिए ताकि आपका भविष्य सुरक्षित हो और आप जो है देश की सेवा में समर्पित हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप वो कमेंट सेक्शन बता सकते हैं। ये टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहाँ पे आप डाउट पूछ सकते हैं, मैं वहाँ भी डाउट क्लियर आपका कर लूँगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।